हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 4 से असाइनमेंट 4। और असाइनमेंट 4 में अपने पास एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले थे 1 से 7। तो आइए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का। तो यहाँ पे फिर से पुरानी वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें इक्वलिटी में लिखी हुई हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें इक्वलिटी में लिखी हैं तो आप इनका रेसिप्रो मतलब इज इक्वल टू के कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हो। तो एक तो यहाँ पे हमारे पास मेथड आ जाता है कि कुछ ऐसा लिखा हुआ था x1 अपॉन x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2 x2 प्लस 3 इज इक्वल टू x3 अपॉन x3 प्लस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इन बहुत सारी चीजों को मैंने इज इक्वल टू के मान लिया। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या बन गया, x1 इज इक्वल टू, मान लो इसको इससे कंपेयर किया तो x1 इज इक्वल टू के x1 प्लस के। ठीक है, तो x1 को हम k के टर्म्स में यहां से लिख सकते हैं x1 इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू k, और दैट मीन्स x1 इज k अपॉन 1 माइनस के। राइट, फिर इसी तरीके से यहां पे देखो x2 इज इक्वल टू के x2 प्लस 3k। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिमिलरली 3k अपॉन 1 माइनस के। फिर सिमिलरली अगर आप x3 निकालते हो तो x3 आपका कितना निकल करके आ जाएगा, x3 आ जाएगा आपका 5k अपॉन 1 माइनस के एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, x1 आपका क्या है k अपॉन 1 माइनस के है, x2 आपका कितना है 3k अपॉन 1 माइनस के, x3 आपका कितना है 5k अपॉन 1 माइनस के, और इसी तरीके से आगे की टर्म्स हैं। आगे की टर्म भी लिखना चाहें तो क्या है 7k अपॉन 1 माइनस के। ठीक है, तो अब बताइए ये सारे टर्म्स कैसे हैं, एपी में टर्म्स है, सभी के बीच का डिफरेंस कितना है 2k अपॉन 1 माइनस के है, तो ये सारे टर्म्स आपके एपी में है x1 x2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है एबीसी एपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी 3/2 ए लेस देन बी लेस देन सी। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट किया इस फैक्ट को यूज करने के लिए। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हम नंबर्स को कुछ इस तरीके का मान लें, ए बी सी एपी में है ना, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको इसको b रखने दिया, इसको b प्लस डी ले लिया, इसको b माइनस डी ले लिया। ठीक है, तो b माइनस डी, b और b प्लस डी ऐसा कुछ एज्यूम कर लिया, और इनका सम कितना है 3/2, तो दैट मीन्स कि b इज इक्वल टू हाफ। तो a आपका क्या है हाफ माइनस डी, और c आपका क्या है बेसिकली हाफ प्लस डी। अच्छा, d आपका पॉजिटिव लेना है, आपको d पॉजिटिव लेना है, क्यों, क्योंकि उसने कह रखा है कि a लेस देन b लेस देन c होता है। फिर उसने आगे कहा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, अभी ये फैक्ट यूज नहीं हुआ था, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर जीपी में है तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस AC, ऐसा होगा। b स्क्वायर b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस AC, ऐसा होगा। प्लस माइनस लगाना ना भूले क्योंकि वहीं पे पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, b इज इक्वल टू हाफ, हाफ रख दिया तो यहाँ पे 1/4 आ गया, प्लस माइनस यहां से क्या आएगा, a का मतलब है हाफ माइनस d और c का मतलब है हाफ प्लस d। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया कि 1/4 शुड बी इक्वल टू 1/4 माइनस डी स्क्वायर, या फिर ये तो कब होगा जबकि यहां प्लस साइन लोगे, जब माइनस साइन लोगे तो अलग कहानी है। 1/4 इज इक्वल टू तब आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो डी की वैल्यू कितनी हो जा रही है 0, लेकिन डी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डी 0 हो गया तो सभी हाफ हो जाएंगे, और फिर वो इनइक्वालिटी जो दे रखी है a लेस देन b लेस देन c, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट अपना रॉन्ग हो गया। फिर इससे आए अपन, इसके अकॉर्डिंग अपने पास आ गया d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, लेकिन हमें प्लस 1/√2 लेना है, d पॉजिटिव था हमारा, तो d इज इक्वल टू 1/√2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये d आ गया तो a आप निकाल सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो है 1 2 3 ये फर्स्ट टर्म्स है, कॉमन डिफरेंसेस 1 3 5 है। ये वाला क्वेश्चन हमने नोट्स में किया है, ठीक है, तो इसको फिर से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स भी रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी with common ratio r beginning with pth term is k times the sum of an equal number of terms of the same series beginning with the qth term, then the value of k is। ठीक है, इसको समझते हैं क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी बिगिनिंग विथ pth टर्म, मतलब tp से स्टार्ट किया और फिर tp प्लस 1 tp प्लस 2, है ना, ऐसे करते हुए n टर्म्स तक गए। तो nth टर्म क्या आएगी, p प्लस n नहीं, p प्लस n माइनस 1 आएगी, क्योंकि p से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो tp प्लस n माइनस 1 ये हमारी nth टर्म हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा कि ये जो सम आता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ gp स्टार्टिंग विद pth टर्म इज k टाइम्स सम ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेम सीरीज बिगिनिंग विद qth टर्म। अगर हम tq से स्टार्ट करते और tq प्लस n माइनस 1 तक जाते, ठीक है, तो ये जो सम आता इसका r टाइम्स हमारा ऊपर वाला है। ठीक है, ठीक, तो इसको समझ लेते हैं कि क्या चीज लिखी हुई है। अब देखो, अगर तुम इसका सम करते हो, ठीक है, सम करने पे हमारे पास कितना आएगा, चलो लिख ही लिया, इसको मान लो मैं S1 बोल देता हूं, इसको S2 बोल देता हूं। ठीक है, तो S1 क्या होगा, S1 एक ऐसी सीरीज के बारे में कहा जा रहा है जिसका पहला टर्म कितना है, TP। तो TP का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म ARP माइनस 1। ठीक है, वैसे इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन और आसानी से इसको समझ सकते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, वहीं से देख लो डायरेक्टली कि S1 बाई S2 आपको कितना दिया हुआ है, K दिया हुआ है। ठीक है, K की वैल्यू यहां से देखें तो दिस इज TP प्लस 1 अप टू TP प्लस n माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, TQ प्लस 1 और अप टू TQ प्लस n माइनस 1, है ना। तो दिस K इज इक्वल टू TP का मतलब है ARP माइनस 1, ARP, है ना, ऐसे करते हुए ARP प्लस n माइनस 2 अपॉन नीचे देखें तो ARQ माइनस 1 ARQ, ठीक है, और ऐसे करते हुए ARQ प्लस n माइनस 2, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। तो दिस K इज इक्वल टू, आप यहां से देखो दोनों के बीच एक कांस्टेंट रेशियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मैं ऊपर वाली चीज में से ARP माइनस Q कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, ये तो चलो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, लेकिन अगर R रेज टू पावर P माइनस Q को कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो जो बचेगा टर्म वो इसके बराबर ही होगा कि नहीं होगा। आप सीधा देखो, इसका और इसका रेशियो कितना है, R रेज टू पावर P माइनस Q है। ठीक है, तो K की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, डायरेक्टली निकल आई R रेज टू पावर P माइनस Q। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि इसके सम का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, इसके सम को लिखने के लिए जाओ, ठीक है, सम के लिए भी सम को लिखो S1 के फिर S2 के और उनके बीच का रेशियो देखो। ठीक है, उतना सम लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इन दोनों के बीच एक पर्टिकुलर रेशियो मेंटेन है टर्म बाय टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, एक कुछ सीक्वेंस दी गई है और इसका 2011 टर्म निकालना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो इसमें आपके पास क्या नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, क्या सीरीज हो सकती है ये सीरीज हो सकती है जिसमें कि हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया हो, परफेक्ट स्क्वायर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया हो। ठीक है बात। तो अब आप देखिए, 2 परफेक्ट स्क्वायर्स को एक्सक्लूड करने के अलावा सारे टर्म्स हम लिखते गए, है ना, ऐसा हो रहा है, तभी 1 4 9 ये सब नहीं है यहाँ पे। तो अब आपको 2011 टर्म लिखनी है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर आपके पास सारी टर्म्स प्रेजेंट होती तो आप कहां तक पहुंचते, 1 2 3 4 ऐसे करके आप पहुंचते कहां तक, 2011 तक, यहां तक पहुंचते। आपने स्क्वायर्स हटाने हैं, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं कौन कौन से हैं वो, 2011 के अंदर में सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हटा दें। तो कौन कौन से हटा दिए, 1 हटा दिया, 4 हटा दिया, 9 हटा दिया, ऐसे करके कहां तक हटाएंगे भाई। ठीक है, ये 1 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर था, 3 स्क्वायर था, कहां तक हटा देंगे,
44 स्क्वायर हटा देंगे। 2011 के अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा आएगा, सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 44 स्क्वायर। 44 स्क्वायर को भी हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपकी हट गई। अब जब आपकी ये सारी टर्म्स हट गई तो आप जितनी टर्म्स इसमें से हटा रहे हो उतना टर्म आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा भाई। जैसे सिंपल सी बात है, अगर तुम मान लो इसके 5 टर्म्स लिखते तो तुम नॉर्मली क्या लिख देते 1 2 3 4 5, लेकिन 1 और 4 तो आएंगे नहीं, तो 1 और 4 नहीं आएंगे तो 6 और 7 तो लिखना पड़ेगा ना, आगे के टर्म्स को तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने कहा कि 2011 तक लिखते, लेकिन आप ये 44 टर्म्स हटाने की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ये 44 टर्म्स हट जाने चाहिए। तो जब 44 टर्म्स हटेंगे तो 44 टर्म्स नए भी तो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप 2011 के आगे 44 टर्म्स लिखना शुरू किया आपने, तो आपने लिखना शुरू किया 2012 से, और 2012 से आप स्टार्ट करके कहां पे एंड करोगे 2055 पे जाकर के आप एंड कर देते होगा। क्या हुआ कि 44 टर्म्स आपने हटाए तो नए 44 टर्म्स लिखो उनकी जगह पे, तो 2012 से 2055 यहां तक के टर्म्स आप लिखते, लेकिन फिर से दिक्कत हो गई। क्या हुआ कि जब आप ये सारे टर्म्स लिख रहे थे तो बीच में एक और परफेक्ट स्क्वायर आ गया, कौन सा 2025, 45 का स्क्वायर था वो बीच में आ गया, तो इसका मतलब आपको उसे भी हटाना पड़ेगा। तो 2025 को भी आप हटा दीजिए और उसकी जगह एक नया टर्म लिखिए, ठीक है। तो अगली बार आपने क्या किया, इसमें से ये 25 वाली जो चीज थी इसको हटाया। अब एक टर्म हटा रहे हो तो एक टर्म नया लिखोगे, इसका मतलब अब लास्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 2056 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 आपका आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि एक इनफाइनाइट जीपी के बारे में बात की जा रही है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है भाई, फर्स्ट टर्म 1 है। फर्स्ट टर्म कौन बनाएगा, a रेज टू पावर n की सबसे छोटी वैल्यू, n की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 0। तो x इज इक्वल टू कितना है आपका 1/1 माइनस a, y कितना है आपका 1/1 माइनस b, और z कितना है आपका 1/1 माइनस c, ठीक है। तो x y z आपके आ गए 1/1 माइनस a, 1/1 माइनस b, 1/1 माइनस c। अगर ऐसा है तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, मतलब 1/x 1/y 1/z, 1/x 1/y 1/z, वो क्या है 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c है। तो अगर AP C AP में थे तो 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c भी AP में होंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स आपकी AP में हैं। तो इसके जो रेसिप्रोकल्स थे दैट मींस x y z वो कैसे थे HP में थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे टर्म्स आपके HP के टर्म्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कशन करते हैं आगे का कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, A1 A2 A3 ये सब आपके HP में है, और FK पहले मैं लिख देता हूं FK का मतलब क्या है ना। तो FK मीन्स A1 माइनस AR माइनस AK का समेशन, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। AR माइनस AK का समेशन, जहां पे आपकी वेरिंग क्वांटिटी क्या है R है, जो कि 1 से n तक वेरी करती है। मतलब एक सबसे पहले आप R को 1 रखोगे, ठीक है, R को 1 रखोगे, ठीक है। फिर एक बार R को 2 रखोगे A2 माइनस AK बन जाएगा, फिर R को 3 रखोगे A3 माइनस AK बन जाएगा, और इसी तरीके से लास्ट में आप R को n रखोगे AN माइनस AK बन जाएगा, ठीक है। ये आपका FK का एक्चुअल मतलब हुआ, ठीक है। तो दैट मींस F1 की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज A1 माइनस A1 A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 अप टू AN माइनस A1, इन सब का सम की बात की जा रही है, ठीक है। तो खैर हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है A1 अपॉन F1 A2 अपॉन F2 इन सारी सीरीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अब आप देखो शुरू हो गए अपन A1 अपॉन F1, ठीक है। A1 अपॉन F1 का मतलब क्या होगा A1 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A1 अप टू इसी तरीके से AN माइनस A1, ठीक है।
ये हो गया आपका a1 अपॉन f1। फिर a2 अपॉन f2 में इसी तरीके से क्या आएगा, a2 अपॉन a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a2 a4 माइनस a2, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सब ऐसे टर्म्स आपकी रहेंगी, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो अब ये सारे टर्म्स आपके रहेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई डायरेक्टली ना तो जीपी बन रही है ना तो एपी बन रही है, तो क्या करें, रेसिप्रोकल्स में ज्यादा टर्म है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो उसमें ज्यादा टर्म्स है, तो डिनोमिनेटर में चूंकि ज्यादा टर्म है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे लिए चीजों को स्प्लिट करके समझना आसान होगा, ठीक है। वैसे भी दे रखा है उसने a1 a2 a3 कैसे थे, HP में थे, तो HP की याद तो आ ही रही है हमें, तो वो चेक कर लेना चाहिए। क्या आएगा वो, यहां से आ जाएगा आपका रेसिप्रोकल किया इन सारे टर्म्स का, तो a1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1, है ना, अप टू an माइनस a1 अपॉन a1, ठीक है, ये आपकी टर्म बनी, ठीक है। इस टर्म को अगर हम ओवरऑल ऐड कर लें, पहले टर्म का रेसिप्रोकल है, तो पहले टर्म का रेसिप्रोकल कितना आ जा रहा है, यहां से आप देख सकते हो a1 a2 a3, है ना, an, पहले पहले टर्म सभी ऐड कर लो, ठीक है, माइनस a1 कितनी बार आया, 1 2 3 ऐसे करके सेकेंड टर्म को ऐड कर दिया, n टाइम्स आया n1 अपॉन a1, तो ये आपका कितना आ गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन a1 माइनस n, ठीक है, ठीक है, इतना दिस थिंग अपॉन a1 माइनस n a1 अपॉन a1, ये आ गया। अगर आप सेकेंड टर्म लिखते, मतलब इसका रेसिप्रोकल करके लिखते, तो क्या आता, तो आ जाता आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन a2 माइनस n, ठीक है। ऐसे आप थर्ड का लिखते तो क्या आता, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन a3 माइनस n, ठीक है, यही सारे टर्म्स होते हैं। अब ये सारे टर्म्स आपके कैसे हैं, आपको दिख रहा है कि a1 a2 a3 अगर HP में थे तो 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 1 अपॉन a3 ये सभी कैसे होंगे, AP में होंगे। और AP के किसी सीक्वेंस को अगर हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो AP ही रहता है। तो हर एक टर्म को मैंने a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ये सभी क्या होंगे, AP में ही होंगे। और सारे टर्म्स में से n सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी क्या रहेगी, AP ही मेंटेन रहेगी, इसलिए आंसर AP था, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पे, ठीक है। 1 2 और 4 ये 3 क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। तो फर्स्ट में देखिए, मैन अरेंजेस टू पे ऑल ऑफ अ डेब्ट ऑफ 3600 बाय 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स व्हिच फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन with 30 of the installments are paid, he dies leaving a third of the debt unpaid, find the value of first installment, ठीक है। तो टोटल उसको 3600 पे करने थे, और जिसमें से कि वो AP फॉलो कर रहा है उन 40 टर्म्स के बीच, ठीक है, 40 इंस्टॉलमेंट्स के बीच, उनका सम 3600 होना चाहिए, ठीक है। किसी AP के मतलब 40 टर्म्स का सम, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम 3600 होना चाहिए, ठीक है। When 30 of the installments are paid, ठीक है, जब 30 वो पे कर लेता है तो उसका एक 1/3 बचा रह जाता है, मतलब 3600 में से उसने 2/3 पे कर दिया, मतलब 2400 उसने पे कर दिया, ठीक है। तो उसने मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने 2400 पे कर दिया है। तो आप देखिए क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने 2400 पे कर दिया है, ऐसे लिख सकता हूं इस बात को। किसी AP के फर्स्ट 30 टर्म्स का सम 2400 है, और उसकी प्लानिंग क्या थी, उसकी प्लानिंग थी S40 को 3600 बनाने की, यही थी, ठीक है। तो AP के 30 टर्म्स का सम, AP के 40 टर्म्स का सम गिवन है। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन आ गई 30/2 2A प्लस n-1, n-1 कितना हो जाएगा 29 इंटू D, ठीक है। इस तरीके से 40 टर्म्स का सम 40/2 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 3600। तो यहां से आपके पास A और D में दो रिलेशंस आ गए, आप निकाल सकते हो, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, देन अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, ठीक है। सर्कल के अंदर
स्क्वायर इंस्क्राइब किया जा रहा है सबसे पहले, और उसके बाद वही चीजें बार बार कंटिन्यू हो रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सीन बनेगा। सर्कल के अंदर स्क्वायर, ठीक है, तो पहले सर्कल बना दिया और उसके अंदर एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे बनेगा? स्क्वायर बनने का मतलब हुआ कुछ इस तरीके का। स्क्वायर की साइड्स के बारे में अगर मैं कमेंट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस स्क्वायर का डायगोनल कितना है, डायमीटर के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर r है आपका, या फिर ऐसा कह लो कि ये टोटल लेंथ थी, ये 2r है ना, ये 90, ये 45। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, r√2 हो गई। ये स्क्वायर की साइड हो गई, तो स्क्वायर की हर एक साइड क्या थी, r√2 थी। सर्कल का रेडियस r था, तो उसमें स्क्वायर कितना बना, r√2 रेडियस, r√2 साइड वाला स्क्वायर फॉर्म हुआ। ठीक है, अब आप देखो इस r√2 स्क्वायर के अंदर, r√2 वाले स्क्वायर के अंदर अगर हम सर्कल बनाना चाहें तो वो सर्कल कैसा होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, उसको देख लेते हैं। तो तुम कह सकते हो, अगर मैं इसकी रेडियस डायमीटर को 2r2 बोलता हूं, ठीक है, तो आपका डायमीटर 2r2 जो है वो किसके बराबर है, साइड के बराबर है, और साइड कितनी थी, r√2 थी। तो इसका मतलब जो अगला सर्कल बना उसका रेडियस कितना आया, उसका रेडियस आया, पहले सर्कल का रेडियस r था, उसके अंदर स्क्वायर फॉर्म किया, उसके साइड कितना आ गया, r√2 आ गया। ठीक है, अब उस स्क्वायर के अंदर हमने फिर से सर्कल फॉर्म किया, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल फॉर्म करेंगे तो 2r2 इज इक्वल टू साइड, मतलब 2r2 इज इक्वल टू r√2। सो r2 इज इक्वल टू r, है ना, 2r2 इज इक्वल टू r√2, तो r2 इज इक्वल टू r/√2। ठीक है, कुछ इस तरीके का सीक्वेंस बन रहा है। अब सोचो तुम r के अंदर r√2 वाला स्क्वायर बनता था, तो r/√2 के अंदर कितना का बनेगा स्क्वायर, सेम रेशियो रहेगा ना, r के अंदर r√2, तो r/√2 के अंदर अगर हम फिर से स्क्वायर बनाने जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जैसे ये इसमें √2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इसकी साइड मिल गई, वैसे ही इसमें √2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इसके अंदर वाले स्क्वायर की साइड मिल जाएगी। तो इसके अंदर वाले स्क्वायर की साइड कितनी होगी, r होगी। ये तो स्क्वायर की साइड्स कैसी बन रही हैं, पहला स्क्वायर r√2, दूसरा स्क्वायर r, ठीक है, और सर्कल की कैसे बन रहा है, r, फिर r/√2 एंड सो ऑन। अब हमसे पूछा क्या गया है, हम उस पे बारे में बात करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ लिमिट ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द सर्कल्स टू द लिमिट ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर्स। ठीक है, तो जो सर्कल है उसका एरिया का अगर हम देखें, सर्कल के एरिया के बारे में, तो सर्कल के एरियाज में क्या आएगा, πr² आएगा, है ना। अगला टर्म πr²/2 आ जाएगा यहां पे, है ना। और सेम इसी तरीके का रेशियो आगे भी मेंटेन रहेगा, πr² था, यहाँ पे r/√2 हुआ, है ना, πr²/2। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये r था, ठीक है, यहाँ r/√2, दोनों के बीच का रेशियो क्या है, 1/√2 है, सेम चीज फिर से फॉलो होगी ना। तो अब नया जो सर्कल बनेगा उसका कितना आ जाएगा, जैसे इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पहुंचे, इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली टर्म बनेगी, सो ऑन, πr²/4। और इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट तक टर्म्स हैं, और नीचे आपके पास स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया यहाँ कितना था, 2r² था, फिर आगे देखिए यहाँ पे r² था, फिर यही आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा। इन दोनों के बीच का आपको सम फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24 एंड सम ऑफ इवन टर्म्स इज 30, द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट बाय इतना। ठीक, तो ठीक है, जितनी चीजें दी गई हैं अपन लिखते जाते हैं ना। हमसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मान लिया 2n टर्म्स है, ठीक है, तो हमसे ये बोला गया कि t1 प्लस t3 प्लस t5 ये हमारे ऑड टर्म्स का सम हो गया, और इनका सम कितना आता है, 24 आता है। कहां तक, ऑड टर्म लास्ट क्या होगी, 2n-1, टोटल 2n टर्म्स है ना। इवन टर्म्स मतलब t2, t4, t6 और लास्ट टर्म
30 है ना। अब लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट बाई 10.5, देन फाइंड 13 टर्म ऑफ एन एपी। ओके, ये देखते हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए यहां से कितने इवेंट टर्म्स है n, कितने ऑड टर्म्स है n। तो अगर मैं डायरेक्टली इनका डिफरेंस देखूं, मतलब t2 में से t1 को घटाऊं, t4 में से t3 को घटाऊं, तो हर बार डिफरेंस कितना बचेगा, d बचेगा ना। मतलब सेकंड में से फर्स्ट को हटा दिया तो मेरे पास t2 माइनस t1 d, t4 माइनस t3 d, ऐसे करके लास्ट में भी d इज इक्वल टू 6। कितने d बनेंगे, 6d, सॉरी n d बनेंगे ना। ये देखो, ये n टर्म्स, ये n टर्म्स, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं हम टर्म बाय टर्म। कितने टर्म्स बनेंगे, n टर्म्स। तो nd आपका 6 के बराबर है, ये आपको गिवन था। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट बाय 10.5। ठीक है, तो लास्ट टर्म मतलब t2n एक्सीड्स द फर्स्ट माइनस t1 बाई 10.5, 10.5। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो t2n की वैल्यू कितनी हो गई, t2n का मतलब हो गया a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस a इज इक्वल टू 21 बाई 2। ठीक है, ऐसा ही है। तो a कैंसिल आपके पास आ गया, 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 21 बाई 2। इन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हो तो d आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास n आ गया तो n रख देना, d आ जाएगा। ठीक है, और अगर d और n दोनों आ गए तो a निकालने के लिए आप कोई सी एक इक्वेशन यूज कर लो, ये वाली चीज। ठीक है, इस AP के लिए अगर अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप n और d निकाल चुके हो, तो अगर n और d आपने निकाल लिया तो आपके पास नेक्स्ट चीज क्या बचती है, इस a को फाइंड आउट करना। ठीक है, और a फाइंड आउट करने के लिए आप कोई सा भी यूज कर लो, मान लो इसी को यूज कर लिया। तो ये चीज क्या कैसे लिखेंगे, इस सारे टर्म्स का सम कैसे लिखेंगे। इन सारे टर्म्स का सम लिखने के लिए हम करेंगे, कितने टर्म्स थे, n टर्म्स, AP ही रहेगी ना, n/2 हो गया है ना। इनका सम कर रहे हैं। इस AP की बात करें तो इसका पहला टर्म t1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है ना। t1 t3 t5, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। तो n/2 2 टाइम्स a प्लस, ठीक है, t1 आपका फर्स्ट टर्म था, कॉमन डिफरेंस आपका 2d है और नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है, तो n माइनस 1 इंटू 2d, दिस इज कमिंग आउट एज 24। तो अगर आपको n और d पता है तो आप a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज के इस असाइनमेंट का डिस्कशन एंड होता है। नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ मिलते हैं डिस्कशन लेकर के। थैंक यू ऑल।